पंचायतों को फिर अधिकार, शिवराज ने दिए वित्तीय अधिकार, फैसले के पीछे क्या सियासत? कांग्रेस बोली जनता थी आहत। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, फिर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण नहीं होने का मुद्दा गरमाया। कभी मसला हाई कोर्ट गया तो कभी सुप्रीम कोर्ट। इतना ही नहीं, विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ, तो फिर अंत में पंचायत चुनाव ही टाल दिए गए। ये तो साल 2021 की कहानी थी, लेकिन अब 2022 में अलग दास्तान है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंच सरपंच को वित्तीय अधिकार लौटाने का ऐलान किया है। उन्होंने प्रशासकीय समिति और सरपंचों के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की। आज मैं फिर वो अधिकार आपको लौटा रहा हूं और तीनों स्तर पर लौटा रहा हूं। आपको पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी प्रामाणिकता से, पूरी ईमानदारी से जनता के कामों को देखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबको राशन मिले, वो जिम्मेदारी हमने दीनदयाल अंत्योदय समिति को भी सौंपी है, लेकिन आप भी देखें उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 5 जनवरी को वित्तीय अधिकार पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 12 दिन बाद फैसला पलट दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, इस पर भी सियासी बहस गर्मा गई है। इस फैसले को कांग्रेस अपने सियासी चश्मे से देख रही है। कहीं न कहीं सरकार की नीयत में खोट थी और सरकार की गलतियों की वजह से आज मजाक बन के रह गया है। अब एक बार अधिकार देते, एक बार फिर वापस लेते हैं। ये कहीं न कहीं राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं, या तो इनको समझ में नहीं आता है कि ये जो कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। दबाव में, मजबूरी में इन्होंने ये निर्णय लिया है और देर से आए दुरुस्त आए, पर ये अब फिर से वापस नहीं लेना चाहिए जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो। जानकारों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर एक चुनौती बनकर आई है। ऐसे में अगर पंचायतों को अधिकार देकर जवाबदेह नहीं बनाया गया तो मुश्किल बढ़ सकती है। वैसे इसका एक सियासी पहलू भी है, जो हाल के पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है। चूंकि अधिकांश पंच सरपंच बीजेपी के हैं, तो उन्हें दुखी रखना लंबे समय तक ठीक नहीं है। फिर भी वित्तीय अधिकार देने से अनुकूलता का वातावरण बनने की उम्मीद है। अब इससे चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पंचायत फिर पावरफुल। बिल्कुल ठीक बात है साहब। पंचायत का मसला मध्य प्रदेश में ऐसा सरगर्म हुआ कि अब ये जब तक नतीजों तक नहीं पहुंचेगा, और नतीजों तक पहुंचकर भी ये किसके पक्ष में खड़ा होगा और किसको चुनौती देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पंचायत एक ऐसा मसला है कि निश्चित तौर पर इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों न सिर्फ खूब उलझे, बल्कि अपनी अपनी समझ से निकलने की कोशिश करने में भी उलझे और उलझते उलझते निकले। लेकिन निकलने के बाद उन्हें ये समझ नहीं आया कि निकल कर उलझ गए या उलझ कर निकल गए। तो बड़ा कठिन है सर, थोड़ा सा इसमें भाषा में मत उलझिए आप। लेकिन ये मसला वाकई बहुत जटिल है और यही वजह है कि फिर एक घटनाक्रम हुआ कि 12 दिन पहले जो निर्णय हुआ था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसे चेंज किया और राइटली चेंज किया, क्योंकि जो आकांक्षाएं ज़मीन पर हैं, ख़ास तौर से प्रधानों की या पंचायत से जुड़े प्रतिनिधियों की, उसका ध्यान रखा जाना उन परिस्थितियों में और आवश्यक है जब मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव टल गए हैं फ़िलहाल। और अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है, चूँकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, और न्यायालय से जब तक एक साफ सुथरा और एक क्लियर डिसीजन नहीं आता है, तब तक इसमें राज्य सरकारें बहुत प्रोएक्टिव होकर आगे बढ़ेंगी, इसमें संदेह है। तो ये निर्णय अच्छा हुआ, अच्छा निर्णय हुआ, और इसके पॉलिटिकल आउटफॉल को लेकर भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने ये जो डिसीजन लिया है इससे उसको लाभ मिल सकता है। कांग्रेस की अपनी दृष्टि है, अपनी सोच है। जिस तरह से आपने पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रियाएं सुनी हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के कैबिनेट दर्जा प्राप्त पूर्व सदस्य चेयरमैन रहे हैं, बहुत स्वागत है उनका भी। और दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ।
दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी हम नमस्कार शरद जी। लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। समझाइए ज़रा हमको कि ये डिसीजन क्यों ज़रूरी था। इसके पॉलिटिकल माइलेज की तरफ भी आप हमें बताइए। और इस निर्णय से निश्चित तौर पर जब तक चुनाव नहीं होगा, कम से कम ग्रामीण विकास का जो पहिया जिस भी गति से चल रहा है, कम से कम उसको भी हम कह सकते हैं कि वो ठहरेगा नहीं, थमेगा नहीं। क्या कहेंगे आप? जी दिनेश जी। देखिए शरद जी, ये निर्णय उसी तरह जरूरी है जिस तरह से पंचायतों के चुनाव आवश्यक हैं। जी। जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन है, उसकी अपेक्षा के अनुसार जो भी निचले स्तर के जो पंचायतें हैं या निकाय हैं, उनको अधिकार संपन्न बनाया गया। अब अधिकार संपन्न है तो चलाएगा, उन अधिकारों का उपयोग कौन करेगा? तो अल्टीमेटली जो है जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि। तो जब कार्यकाल समाप्त होगा निकाय का, तो उसके बाद यदि चुनाव नहीं होते, ऐसी कोई स्थिति, किस तरह की स्थिति की कल्पना हमारे यहाँ नहीं की गई। एक तरह से हम ये देखें कि मध्य प्रदेश ने एक नजीर प्रस्तुत की है कि देखिए, आप चुनाव नहीं है तो हम आपात स्थिति में क्या कर सकते हैं। हम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको अधिकार देकर जनता के बीच में जो है उनको जो काम करना है उसकी निरंतरता बनी रहे, क्योंकि चुनाव कब होंगे ये कोई नहीं जानता शरद जी। क्योंकि जब मामला सरकारों के हाथ से निकलकर कोर्ट के हाथ में चला जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि चुनाव कब होंगे। क्योंकि यदि पंचायत के चुनाव ऐसे ही टलते रहे तो हो सकता है कि ये जो चुनाव है अगले साल तक टलें, फिर विधानसभा के कारण पंचायतों के चुनाव ना हो पाएं, तो निश्चित तौर पर इसमें राजनीतिक लाभ हानि का गणित ज़्यादा है, जो 2023 के हिसाब से कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखा गया है। पहले जो एक छोटी सी टिप्पणी और चाहूँगा, पहले जब ये प्रशासकीय अधिकार वापस लेने का फैसला हुआ तो उसके पीछे भी राजनीतिक कारण माने गए। हालांकि दलीय संबद्धता से नहीं होते चुनाव, लेकिन ये माना गया कि प्रशासकीय अधिकार आएंगे तो कुछ प्रतिनिधि जो हैं निश्चित तौर पर इसका पॉलिटिकल माइलेज उनके खाते में जाएगा। तो वहाँ कुछ कांग्रेस बीजेपी का वर्गीकरण हुआ था जो इस निर्णय का कारण बना। जी नहीं, वो तो एक हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर राजनेताओं के दिमाग में इस तरह का कोई कारण हो, लेकिन इसका कोई वैधानिक कारण कि यदि पंचायतों के चुनाव नहीं होते हैं या निकाय के चुनाव नहीं होते हैं, उस स्थिति में जो गैप पीरियड है उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, ये कहीं ना कहीं बीच में विचार का विषय रहा होगा। कहीं से लगा होगा कि ये निर्णय गलत हो रहा है तो बैक किया होगा, फिर सरकार के पास ये ओपिनियन आई होगी कि नहीं, ये हम विकास के लिहाज से इसको निरंतर रख सकते हो और संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप जो है चुने हुए प्रतिनिधियों से संचालित कर सकते हैं, तो फिर शायद ये निर्णय ले लिया होगा। चलिए, आपने कहा कि एक प्रेसिडेंस है, एक नज़ीर है ये डिसीजन मध्य प्रदेश सरकार का। राकेश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, फिर एक ओवरऑल प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी की। जी राकेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने पुनः वित्तीय अधिकार मध्य प्रदेश के चुने हुए पंचायत के सरपंचों को उपलब्ध करवाए। उनका आज मैं भाषण भी सुन रहा था, उनका जो वक्तव्य था कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकार देना, उनको सशक्त करना है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ इसमें कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि नगरीय निकायों के थे, नगर निगम के थे, आपने उनको चुना हुआ जनप्रतिनिधि क्यों नहीं मान रहे? 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो था वो दोनों को ही अधिकार प्राप्त कराता है। आपने उन नगर पंचायतों को जो एक तरीके से बड़े पंचायत के ही स्तर की हैं, उनके अधिकार आपने उनको वापस क्यों नहीं दिए? क्या उन लोगों में आक्रोश नहीं आएगा? वो जनप्रतिनिधि चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं थे क्या, जो पंचायतों नगर पंचायतों में पार्षद थे? अब मेरा मानना ये है कि आपको ये निर्णय भी करना चाहिए था। उनमें भी आक्रोश है मध्य प्रदेश में, नगरीय निकाय के जो चुने हुए नुमाइंदे थे जिनको आप आज दरकिनार कर दिया, आपने अपदस्थ कर दिया है, तो उनमें भी आक्रोश है। कल को वो रैलियां निकालेंगे, वो विरोध करेंगे, तो आपको उस पर भी निर्णय करना चाहिए। जहाँ तक माननीय शिवराज सिंह जी की बात है, मैं इस बार के टर्नओवर में ये देख रहा हूँ शरद जी कि ये कुछ कमज़ोर व्यक्ति नज़र आते हैं। अध्यादेश लाए, अध्यादेश वापस किया, कहा कि हम अतिथि विद्वानों को बहाल करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे, उस पर भी पलट गए।
और अब हाल फिलहाल ये देखा गया था कि वीडी शर्मा जी का एक वक्तव्य आया था कि हम अंत्योदय समितियों को अधिकार दिलवाएंगे और वो काम करेंगी। आपने फिर कुछ दिनों बाद ही आज आपने निर्णय बदल लिया अपना कि फिर से आपने सरपंचों को, ये दबाव की राजनीति, ये जो मामा जी का जो स्लोगन आपका है, ये अब ये मामा जी के साथ साथ पलटू राम भी हो गया है। आप तुरंत बदलते हैं। आप संविधान को आपने मजाक बना लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार को, सत्ता को, आपने मंत्रिमंडल को आपने मजाक के रूप में ले रहे हैं। जब चाहो आपको नींद खुले आप निर्णय बदल दोगे, रात को सोओगे सुबह निर्णय बदल दोगे। इतने कमजोर मुख्यमंत्री मैंने शिवराज सिंह जी को पहले कभी नहीं देखा। मैं डॉक्टर वाजपेयी की प्रतिक्रिया लेता हूं। जी देखिए, वैसे तो राकेश जी प्रख्यात वकील हैं, लेकिन आज वो एक नेता की तरह बोल रहे हैं, तो मैं उनके वक्तव्य का स्वागत करता हूं। लेकिन अब आपके और दर्शकों के सामने वैधानिक स्थिति रखने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब ये निर्णय लिया गया था तो हम सब जानते हैं पंचायत स्तर पर लोअर मोस्ट ब्यूरोक्रेसी का प्रतिनिधि होता है, वो होता है सचिव, और उस सचिव के नीचे कुछ नहीं होता है ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट। पंचायत इज द लोएस्ट फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बाकी का आप ऊपर आते जाएंगे तो आपको कई पैरेलल व्यवस्थाएं मिलेंगी, नंबर 1। नंबर 2, जब आप सचिव को सारे अधिकार दे देते हैं और सस्पेंडेड कर देते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच और पंच, तो स्वाभाविक है कि सारी की सारी लोएस्ट एंड के ऊपर अधिकार जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के टेक्निकली हाथ में आ जाते हैं। शिवराज जी, ऐसा उस समय इसलिए किया कि आचार संहिता लगी थी, चुनाव कराने जा रहे थे। शिवराज जी, आपको ध्यान होगा उस दौरान निकला था, हम लोग पूरा कैलेंडर जारी हो गया था और सब हो गया था। हमारी पूरी तैयारी थी, शायद 6 तारीख को पोलिंग भी थी हमारी, तो पूरी तैयारी थी। लेकिन आज जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं राकेश जी का जिक्र नहीं करूंगा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन इनका दल साहब, इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी पूरे चुनाव की और ख़त्म हो गए साहब। वापस लेना पड़ा चुनाव को कांग्रेस के हट के सामने, और उन्होंने जो ओबीसी के विरोध में और सब जो कर सकते थे सब किया पंचायत के विरोध में। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो एक और जहां पर शिवराज जी पंचायत चुनाव को नियमानुसार कोर्ट के आदेश के अनुसार करवा रहे हैं, शरद जी आपको भी पता है, सब संख्या और सब सारी प्रोसेस हो रही है, वहीं दूसरी ओर हम लोकतंत्र को कैसे जिंदा रखें जिसकी हत्या कांग्रेस ने कर दी अदालत से। तो स्वाभाविक है कि इसका दूसरा तरीका ये था, चूंकि आचार संहिता हट गई है शरद जी, तो एक प्रस्ताव लाकर उन सरपंचों को, या हम कह दें कि जनप्रतिनिधियों को पुनर्जीवित किया गया। तो इसमें बुराई क्या है? इसीलिए तो ये लोग बोलते नहीं फैसला अच्छा है, लेकिन साहब, लेकिन जैसी अच्छा ये भूल जाते हैं कि ये हत्या करके उस सरपंच की यही लोग बैठे हैं, सरपंचाई की, इन्होंने ही रुकवाया सारा खेल। तो ना इनने मांग की थी कांग्रेस ने कि ऐसा किया जाए, ना इनको अब समझ में आ रहा है कि इस पर प्रतिक्रिया की जाए, इसीलिए कांग्रेस को तो मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है शरद जी, जहाँ एक और शिवराज जी बहुत सूझबूझ के साथ प्रशासनिक में, बहुत शब्दों का सोच समझ कर शरद जी आप लोगों के सम्मुख इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, एक और जहां पर सरपंच और पंचायतों के लोकतंत्र को जीवित रखा उन्होंने, वहीं दूसरी ओर अदालत के निर्देशों के अनुरूप वो पंचायत चुनाव को भी पुनर्जीवित करने की विद ओबीसी आरक्षण 27% के साथ में, ओबीसी आरक्षण के साथ में हम कैसे कराएं, इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और शायद ये 17 साल के अनुभवी मुख्यमंत्री कर सकते हैं, जो संविधान को भी समझते हैं, प्रशासनिक प्रक्रिया को भी समझते हैं, इसीलिए कर पा रहे हैं। तो आचार संहिता जैसे ही हटी, उन्होंने पुनर्जीवित किया उन सब पंचायत प्रतिनिधियों को कि नहीं, उनका स्टेक रहेगा जब तक कि हम फिर आचार संहिता और चुनाव की प्रक्रिया में विधि सम्मत कोर्ट के गाइडेंस में नहीं जाते हैं, जिसे कांग्रेस ने ध्वस्त किया। राकेश जी, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? कुछ गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से हैं कि आपने एक तरह से पंचायत चुनाव को निर्मम तरीके से पीछे धकेला है। उस शब्द का मैं उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन आपने पीछे पूरी ताकत से धकेल दिया और जो चुनाव आगे बढ़ चला था। देखिए, पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती है शरद जी कि आप 2014 के परसीमन को लागू कर रहे थे और 2019 के परसीमन को आप दरकिनार कर रहे थे। तो ये बुद्धिजीवियों के मन में पहले ही था कि आप गलत काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस कर रही है, सरपंचों की हत्या कर रही है। कौन कौन सी हत्याएं बताई? भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथियों के खून में है हत्या करना,
चुने हुए जनप्रतिनिधियों की। मेरे ख्याल से सर लिफाफा नहीं, कौन चुने लेके हुए आया? जनप्रतिनिधियों की। जी मैं सर, वो बताई दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मुझे उदाहरण लगता है ये विषय नहीं है बुद्धिजीवी कौन थे सर, आप बताइए। आपने नहीं, बुद्धिजीवी ऐसा बोल के छोड़ नहीं, दिया। नहीं नहीं छोड़िए, चलिए नहीं नहीं, जो पंचायत अदालत चुनाव की वो तरफ तो हम मैंने आते छोड़ हैं। दिया। हाँ, ये- पंचायत चुनाव में वो बुद्धिजीवी कौन थे इनकी जो जिन्हें बात बुरा है- लग रहा था? मैं जी, शरद जी जी। बात को और दुरुस्त कर दूं। 1991 में यही प्रक्रिया अपनाई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने। दिनेश गुप्ता जी को मालूम होगा और आपको भी मालूम होगा। उन्होंने भी अंत्योदय समितियां बना के सरपंचों के अधिकार उनको दे दिए थे और सरपंच अपने घर बैठ गए थे। मेरा कहना यह है कि जो आप आज लागू कर रहे हैं, आप दिन पे दिन रोज निर्णय बदल रहे हैं अपने, आपकी किस बात पे जनता भरोसा करे? सर और कांग्रेस फिर का आप- कोई प्रस्ताव आया था क्या आज से संबंध पहले में? इस संबंध में? जिसकी नहीं, आप चर्चा- कांग्रेस में तो जो काम करना चाहिए, जैसे ही आदरणीय कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया कि हम अगर बहाल नहीं करोगे तो मैं आंदोलन करूंगा गांव तक, पंचायतों तक, तो आप डर के मारे, भय के मारे कि कांग्रेस आंदोलन करेगी, आपके फदीते होंगे, सर कोई प्रस्ताव इसलिए नहीं आपने आया। लागू कर दिया। कोई प्रस्ताव नहीं आया शरद जी, आप दोनों भी साक्षी नहीं, हैं। प्रस्ताव की कोई ये जरूरत नहीं है। स्वयमेव आप मानिए सर। आप फिर मैं बोलूं, थोड़ा सा वकील पक्ष को मैं चाहूंगा आपके कांग्रेस बुद्धिजीवी को पीछे रखते हुए कि भाई जब चुनाव में हम जा रहे हैं तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती हैं, आप तो खुद मंत्री रहे हैं साहब, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पावर्स को सस्पेंड किया जाता है जिससे फेयर इलेक्शन हो। दैट वाज दैट प्रोसेस। और आज जब आचार संहिता हट गई है और चुनाव भाई रुक गए हैं और इसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। इसका तो स्वागत किया राकेश जी। हाँ, राकेश जी तो ने ये प्रशासकीय साधारण अधिकार प्रक्रिया है देने को सूझबूझ की। उचित कदम बताया। आप समय नहीं देंगे, बार बार कह रहे हैं कि बोलिए कांग्रेस ना, ने आप बोलिए, कांग्रेस ने इसको रोक दिया। भाई शुरू से ये बहस चली आ रही 1.5 महीने से कि भाई कांग्रेस का इसमें क्या रोल है। आपने निर्णय गलत किए, आपने परसीमन लागू गलत किया और आप अपने ही सर नहीं निर्णय हुआ। पे कौन सा निर्णय आया अदालत का जो कहता है? सुन लीजिए, डॉक्टर नहीं नहीं साहब। शरद जी, हाँ, सुन तो इन्होंने लीजिए। फिर मैं आपके पास एक लाइन दे रहा हूं ना सर मौका। इन्होंने कहा परिसीमन गलत किया। किस अदालत ने कहा गलत? हाँ चलिए सुनिए, बताइए। उनकी बात तो सुनिए पूरी। बताइए जी, किस अदालत ने कहा? आपके गलत निर्णय के कारण ही लोकतंत्र में पंचायत के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया था। आप नहीं, बोल आप रहे बोलिए बीच ना, में, तो आप- मैं ना बोलूं ज्यादा बेहतर चौधरी रहेगा। साहब, डॉक्टर साहब का एक बहुत नहीं, आप सुंदर- बता दीजिए मुझे तथ्य। किस अदालत ने कह दिया? आपकी बात की तस्दीक कर दी। 16 बार गए आप। आप तो ये बताइए कि अदालत ने किस निर्णय के आधार पे आपके चुनाव मैं रोके? बता देता हूं। जब विवेक आपके तनखा जी पंचायत- खड़े हुए वहां पर खानविलकर साहब की बेंच में, तो उन्होंने कहा कि भैया सबसे पहले तो ये लिफाफा ले जाओ कि आप जाके इसको रुकवा दो। 1% हमको और चाहिए, 27% ऐसे नहीं कर, 26% पे हो रहे थे अच्छे खासे चुनाव। तनखा जी खुद हतप्रत थे। देखो मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं तनखा कि- जी आप नहीं, आप फिर इसको सुधार नहीं, उन्होंने करिए। ट्वीट किया। तनखा जी ने इसी देखिए, स्टेटमेंट के व्यक्तिगत- ऊपर हाँ, किसी आपको व्यक्ति के हाँ, बारे में हम नहीं करेंगे। आपको ये कहा मुख्यमंत्री को उचित कि मैं नहीं दावा है। दायर करूंगा। ये उचित नहीं। ये शब्द उचित वापस आपको लेना चाहिए, ये नहीं, ऐसे नहीं। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने सुनिए। कोई प्ली नहीं की थी इसमें। सर सुनिए तो। पिछड़े वर्ग के अरे रिजर्वेशन भाई के बारे मैंने में। कहाँ कहा ये? आप जबरदस्ती मुझ पे दावा कर रहे हैं। मैंने कहा वो खुद हतप्रत थे। आप सुन ही नहीं चलिए, रहे। चलो साहब, आपके उन्होंने ट्वीट करके विचार कहा। तत्व को मैं पर वो जानना गए चाहता हूं जब, कांग्रेस तो के। लिफाफा तो उन्हीं को दिया ना। आपकी तरफ से देखिए, हम फिर पत्ते तने सब पर आ जाते हैं, जड़ पर आए, विचार तत्व पर आए। जी, आगे कांग्रेस की क्या दृष्टि और सोच है और क्या आपका कहना है इस पर? जी नहीं, मैं तो साफ तौर से ये कहना चाहता हूं कि निर्णय लिया, ये तो वैधानिक है। जब तक चुनाव नहीं हो तब तक उन सरपंचों को कार्य करने के अधिकार मिलने चाहिए जी। क्योंकि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो चूक आपने नगरीय प्रशासन में की है, नगर पंचायतों में की है, आपको उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नहीं कल को कांग्रेस उस पर भी आंदोलन करेगी कि आप उनको बहाल करिए, और आपको करना चाहिए। नगर पंचायत में जो पार्षद लोग हैं वो आंदोलन करेंगे, क्योंकि वो भी, आज मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी को कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार देंगे हम, तो वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि थे मेरे भाई, उनके बारे में ही विचार करो। और ये बार बार का उनके लिए पलटना चुनाव होंगे। रोज चलिए, मैं रोज एक तटस्थ प्रेक्षक की तरफ ये बात राकेश जी की ले चलता हूं, दिनेश जी की तरफ। दिनेश जी, आपने सुनी बात। इसमें एक महत्वपूर्ण जो पूरी अब तक की डिबेट में बात कांग्रेस की तरफ से उठी है वो ये है कि आप जब एक डिसीजन पंचायत के लिए कर रहे हैं तो नगरीय निकाय के लिए भी आप ये करिए जिसके चुनाव अवेटेड हैं, लंबे समय से प्रतीक्षित हैं। आप किस दृष्टि से देखते हैं कांग्रेस की इस मांग को? और चौधरी साहब का ये भी दावा है कि हम सड़क से लेकर सदन तक यानी विधानसभा तक इस मसले को भी उठाकर सरकार के समक्ष रखेंगे। तो ऐसा समझ आता है कि कांग्रेस अब इसको भी एक मसला, एक मुद्दा बनाने की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकती है। बहरहाल, आप कैसे देखते हैं इसको? जी दिनेश जी सर। शरद जी, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हर स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि नगरीय निकायों का जो कार्यकाल है
वो बहुत समय हो गया है। कहीं ना कहीं से ये कार्यपालिका के हाथ में पूरा सिस्टम चला गया है। इसका असर आप किसी भी शहर में देख सकते हैं कि लोग अपनी छोटी छोटी समस्या के लिए, जो नगरीय निकाय में रहने वाले लोग हैं, वो भटक रहे हैं। आप किसी भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में चले जाइए, क्योंकि जब चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तो आपको अपने छोटे छोटे जो काम होते हैं उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता। तो ये बात पहले भी आई कि हमारा मध्य प्रदेश कभी ऐसा नहीं रहा कि पूरी तरह से आप कार्यपालिका के हाथ में चले जाएं। मुख्यमंत्री जी यदि ये कह रहे हैं कि हम चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ये दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये यही संवैधानिक सोच है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि इसके बिना हमारा पूरा सिस्टम चल नहीं सकता। ये कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये लोक का विषय है और लोक के विषय को हमेशा प्राथमिकता में रखना चाहिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी। मैं सहमत हूँ। मैं देखिए, चूंकि हम सब लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है, तो मुझे लगता है कि हम चुनौती और उस रास्ते को छोड़कर यदि हम सब लोग विमर्श के रास्ते से उनके समक्ष इस बात को रखेंगे, और रखा ही है आज हम, जैसे हम बंसल न्यूज़ की इस चर्चा को मान लें उस दिशा की ओर, तो मुझे तो अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पे पूरा यकीन है कि बहुत गंभीरता से वो कोविड की इन परिस्थितियों में जब वो देख रहे हैं कि भाई एक परमानेंट गवर्नमेंट और टेम्परेरी गवर्नमेंट, जो प्रमोद महाजन जी कहते थे कि टेम्परेरी गवर्नमेंट वो होती है जो बार बार अभिमत लेकर जनता का आती है, तो उसका प्रथम स्थान है, और परमानेंट गवर्नमेंट असिस्टिंग है, तो स्वाभाविक है कि दोनों पहिए मजबूत होना चाहिए। राकेश जी। मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया कि नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी उनके अधिकार बहाल करना चाहिए। लेकिन मैं इस अनुग्रह के साथ, आज वो बहुत अच्छे अहम ओहदे पर हैं प्रवक्ता के तौर पर, इसको ही वो पार्टी के प्रस्ताव के रूप में पारित करवाएं और फिर मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे, तो मैं समझूंगा वो वास्तविक जनप्रतिनिधि के रूप में मांग को पूरा करना चाहते हैं। राकेश जी, देखिए, मेरा तो एक लाइन का इसमें कथन है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मुख्यमंत्री जी का आज का फैसला उसी दिशा बोध का है, तो आप उसको हमारे आपके बीच में ना रखते हुए, नहीं, मैं पार्टी स्तर की बात कर रहा नहीं हूं, आप वहां से भी एक प्रस्ताव भिजवा दें। सर राकेश जी, आप बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने तो नहीं कहा कांग्रेस से भिजवा दें, आपका कहना भी महत्वपूर्ण है, और साहब शरद जी की बंसल न्यूज़ की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है ना कि उनके भीतर का वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं बोल रहा है, तो ये दलील वरिष्ठ अधिवक्ता की है कि आप एक बढ़िया ड्राफ्ट करिए, अच्छे से बनाइए। मुझे तो उल्टा है, मैं बंसल न्यूज़ के इस पैनल को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, और शिवराज जी का आज का फैसला उसी दिशा बोध का है, इतना तो मानेंगे राकेश जी, आप लोग सब स्वीकार। आपका इतना कहना भी बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है विश्वास, इतना कहना भी बहुत महत्वपूर्ण, विश्वास रखिए शिवराज हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इस मंच पर जितने भी प्रतिनिधि, हमारे तीनों प्रतिनिधि, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे दिनेश जी, और वरिष्ठ कांग्रेस लीडर और वरिष्ठ बीजेपी लीडर के नाते हितेश वाजपेयी जी भी इससे सहमत हैं। यही लोक की शक्ति है। दिनेश जी, बहुत कंक्लूडिंग रिमार्क आपका इस पर कि लोक को शक्ति प्रदान करने के लिए बिल्कुल ठीक बात है कि उसके जो चुने हुए अधिकार हैं वो जटिल परिस्थितियों में भी कार्यपालिका की तरफ न चले जाएं, और जाएं तो कुछ बहुत ही आपात स्थिति हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई हमें, क्योंकि ये शायद कई बार जैसे हम कहते हैं कि कैलेमिटीज़ जो है वो अपॉर्चुनिटी बताती हैं। हो सकता है कि ये पंचायत चुनाव टलने ने हमें एक राह बताई हो। कई बार 6-6 महीने विधानसभा के उपचुनाव नहीं हो पाते, लोकसभा के उपचुनाव नहीं हो पाते, लोग परेशान रहते हैं क्षेत्र में कि साहब काम रुके पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक शायद उस तरफ की भी कोई राय। कंक्लूडिंग टिप्पणी आपकी बहुत संक्षेप में। जी जी। देखिए शरद जी, कोई भी जो है, आपने एक कार्यकाल फिक्स है कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव प्रक्रिया में अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए किसी भी मुद्दे पर। देखिए, एक बार जो संवैधानिक ढांचा बन गया है उसके अनुसार जब चुनाव हो रहे हैं, तो अब परिसीमन जैसा मुद्दा या ये जो दूसरे मुद्दे खड़े होते हैं, उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। तो लोकतंत्र मजबूत कैसे हो और समय पर चुनाव हो, जैसे विधानसभाओं के होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं। कभी हमने सोचा कि लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे तो क्या होगा? उसी तरह से नगरीय निकाय और ग्रामीण निकायों के जो चुनाव हैं वो सरकार अपने समय पर करा ले, तो इस तरह की जो उहापोह की स्थिति कई बार हम देखते हैं वो फिर देखने को नहीं मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पहले भी हम कह चुके हैं इसी फोरम पर कि अगर आप अपनी राजनीतिक शक्ति, हैसियत पर विश्वास करते हैं और उसे जनता के बीच में पूरी ताकत से पहुंचाने में कामयाब रहते हैं,
तो न परिसीमन की ज़रूरत पड़ती है जैसी कांग्रेस को पड़ी जब उसका कार्यकाल था, और न अध्यादेश लाने की ज़रूरत बीजेपी को पड़ती जब उसकी सरकार जो वर्तमान में है उसको इसकी आवश्यकता पड़ती, क्योंकि ये परिसीमन और ये अध्यादेश इस पूरी प्रक्रिया को बहुत गति नहीं देते हैं, बल्कि ये राजनीतिक लड़ाई का कारण बनते हैं। और ये राजनीतिक लड़ाई जाने अनजाने में कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया को अटकाने का काम करेगी, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया इससे उलझती है, कन्फ्यूजन्स गहराने लगते हैं। तो बेहतर है कि आप पूरी शक्ति से जनता के बीच जाइए और कहिए खम ठोक कर कि आप हमें हमारी शक्ति देखकर वोट दीजिए, हम न परिसीमन के जाल में उलझ रहे हैं न अध्यादेश के जाल में उलझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत शुक्रिया दिनेश जी। आके देखिए हमारी खास पेशकश विकास का गढ़ छत्तीसगढ़। नमस्कार।